साल का एक वृद्ध पुरुष किसी डॉक्टर के पास जाकर के इनके दरवाजे को खटखटाया। डॉक्टर ने दरवाजा खोला। चेहरे पे से लगा सज्जन पुरुष है। कपड़े इससे बहुत ठीक नहीं थे। चेहरा ये कहता था कि भद्रिक आत्मा है, सरल आत्मा है। डॉक्टर ने सिर्फ इतना ही पूछा, क्या काम है क्या? एक ही छोटा सा काम है। आपकी प्रीमाइसिस में जो कुआं है, यदि आप मुझे इजाजत दे सकते हो, मैं रोज 5-5, 10-10 बाल्टी पानी उस कुएं में से लेना चाहता हूं। आश्चर्य लगा। डॉक्टर को इतना ही पूछा कि कॉमन है कुआं, मेरी प्रीमाइसिस में, इसलिए आपने पूछने की एक सभ्यता दिखाई, मजे से पानी लेते चलो। बट आई वुड लाइक टू नो, मुझे जानना है कि इस पानी को आप कहाँ ले जाएंगे। जैसे ही डॉक्टर ने पूछा, इनकी आंख में आंसू आ गए वृद्ध पुरुष की। उसने इतना ही कहा, 22 साल का मेरा इकलौता लड़का 2-3 साल पहले शांत हो गया। गरीब आदमी हूं, झोपड़पट्टी में रहता हूं। कई लोग अपने परिवार में कोई शांत हो जाते, इनके पीछे चैरिटी अच्छी करते हैं। मैंने बहुत सोचा कि मैं चैरिटी में क्या कर सकता हूं। ऐसे लोगों के मन में ख्याल है कि चैरिटी के लिए पैसा ही चाहिए, तो मेरे पास पैसे तो थे ही नहीं। इस देश की मिट्टी में मेरा जन्म हुआ है, इस देश की विरासत का मुझे पता है। और बहुत सोचने के बाद एक तय किया। वो तय आपके सामने मैं प्रकट करना चाहता हूँ। डॉक्टर ने बोला, आप खुशी से कहो, आपके इकलौते बेटा शांत होगा, इनके लिए मेरा आश्वासन, सहानुभूति आपके साथ है। मगर आप क्या करना चाहते हो? इतना ही करना चाहता हूं कि मैं जब भी जाता हूं रास्ते पे और धूप लग जाती है, और धूप में आराम करने के लिए किसी पेड़ के नीचे बैठता हूं। जिस पेड़ मुझे शांति देता है, मैंने कभी वो देखा भी नहीं कि इस पेड़ किसने बोया है। बोने वाला शांत हो गया, मगर यही पेड़ जहां किसका नाम भी नहीं लिखा, वो कितने लोगों को छाया देता है। मेरे मन में एक भाव आया कि चैरिटी तो कुछ पैसे की तो नहीं कर सकता हूं, मगर यदि एक वृक्ष मेरे बेटे की उपलक्ष्य में यदि मैं बो सकता हूं, तो एक सामने जो रास्ता है, वो रास्ते में एक खड्डा करके मैंने एक बीज डाला है। आप यदि पानी देते चलो, मेरा बेटा जहां होगा वहां आनंदित होगा। मेरे पिताजी ने कम से कम इस देश को एक वृक्ष तो दे दिया। आज मैं आपके सामने थोड़ी बात करना चाहता हूं। आपसे पूछना चाहता हूं, मैं खुद को भी कहना चाहता हूं, मेरी पहचान क्या? आप जहां बैठे हो, आपको मैं पूछना चाहता हूं, मेरी पहचान क्या, आपकी और इस देश की? करीबन 5, 10, 25, 50 साल पहले इस देश को चलो देखो, एक पहचान थी देश की। आज एक पहचान बदल चुकी है। पहचान बदलती है माने सब व्यवस्था भी बदल जाती है। मेरी पहचान साधु के नाम से है। तो पहचान बनाने के लिए 3 चीज चाहिए। वो 3 चीज की बात आज जो भी समय मिला वो प्रवचन में आपके सामने करना चाहता हूं। नंबर 1 रिलेशन, नंबर 2 प्रॉमिस, और नंबर 3 ट्रस्ट। ये 3 चीज से मेरी पहचान बनी है। मेरी बात में बताऊं तो मैंने परमात्मा से मेरा रिलेशन जोड़ दिया है। संसार समस्त त्याग करके मैं निकल गया भगवान के वचन को पाकर के। और जैसे ही परमात्मा के वचन दिमाग में बैठ गए, ऐसा लगा कि चलो साधना तो करे। और साधना करने के लिए परिवार को, मेरे पिताजी और माताजी कोई गलत थे इसलिए मैंने छोड़ा नहीं। आपके संघ के कार्यकर भी कई ऐसे हैं, देशभक्ति के लिए पूरे परिवार को छोड़कर के जिंदगी भर तक ब्रह्मचर्य का पालन करके निकल चुके, ये भी है आपके परिवार में। तो मैं निकल गया। तो एक संबंध था मेरा परमात्मा से, ये परमात्मा से मेरा रिलेशन था। और नंबर 2, मैंने गुरुदेव को प्रॉमिस दिया था। जब साधु जीवन में आने के लिए तैयार हो गया तो गुरुदेव को मैंने प्रॉमिस दिया कि गुरुदेव मुझे आप संयम दो, साधना का जीवन दो। निश्चित तौर से साधना के जीवन को मैं समर्पित रहूंगा, वफादार रहूंगा, जीवन में कभी ऐसा कार्य नहीं करूंगा। ये प्रॉमिस मैंने गुरुदेव को दिया था। रिलेशन परमात्मा के साथ था
प्रॉमिस गुरु भगवान को दिया और सोसाइटी का मेरे पे ट्रस्ट था कि ये साधु निश्चित तौर से साधु जीवन का पालन अच्छा करेंगे। ये तीन चीज, रिलेशन परमात्मा के साथ, प्रॉमिस गुरुदेव को और ट्रस्ट सोसाइटी को, ये जीवन निश्चित तौर से निष्कलंक चलेगा। और आज आप मेरे सामने बैठे, वो भी एक ट्रस्ट है, श्रद्धा है, संत है, यहाँ दूसरा कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। तो रिलेशन, प्रॉमिस और ट्रस्ट, इनको बेवफा बनने की बात मैं कभी नहीं कर सकता हूँ। मैं आपसे, यदि आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित हुए हो, मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, भारत माता से आपका रिलेशन है। आरएसएस की संस्था के संचालक को आपका प्रॉमिस है और पूरे समाज को आप पर ट्रस्ट है कि निश्चित तौर से देश की रक्षा और सुरक्षा करके ही रहेंगे। ये रिलेशन, ये प्रॉमिस और ये ट्रस्ट, ये तीन चीज आज टूट रही है। आज पूरे देश का माहौल देखो तो आपको लगेगा कि क्या क्या एक आशा की उम्मीद नहीं दिखती है। ये रिलेशन भारत माता से कहाँ गया? हमारी पहचान कभी अमीरी के नाम से नहीं थी, विद्वता के नाम से नहीं थी, सत्ता के नाम से नहीं। देश अमीर था, कोई विरोध नहीं। ये देश कभी भिखारी नहीं, बहुत अमीर था, मगर हमारी पहचान अमीरी नहीं थी। सत्ता भी इस देश के पास बहुत कुछ थी, मगर सत्ता वो हमारी पहचान नहीं थी। अच्छे अच्छे नालंदा तक्षशिला विद्यापीठ थी, मगर हमारी पहचान विद्वता से नहीं थी, हमारी पहचान थी सिर्फ संस्कारिता से। इस देश का नाम जो था वो संस्कारिता के हिसाब से था। और यही बात आज प्रवचन में आपसे करना चाहता हूं। दो चीज परिवार के पास होता है, वो संस्कार होता है, और देश के पास जो होती है वो संस्कृति होती है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दो चीज में जो डाउनफॉल आ रहा है, एक देश की जो संस्कृति थी, संस्कृति की विरासत मुझे और आपको मिली थी, उसमें जो डाउनफॉल आ रहा है, और परिवार में जो हमारे संस्कार थे वो संस्कार जैसे जा रहे हैं। बचाने का प्रयास हमारा बहुत कुछ है, मगर मैं आपसे भी कुछ बात करना चाहता हूं। एक बात बताऊं, राजकोट के बाजू में गोंडल है। मैं विहार करके करके गोंडल गया, और एक मन में एक भाव रहता है हमेशा, किसी भी गांव में जाता हूं तो वृद्ध पुरुष को बुला के कुछ जानना चाहता हूं कि पास्ट इस कंट्री का, इस गांव का, इस शहर का पास्ट क्या था। करीबन 20 साल पहले गया था मैं, 25 साल पहले। एक वृद्ध पुरुष को मैंने बुलाया, उसको करीबन 102 साल का होगा। मैंने पूछा, गोंडल का कोई इतिहास? मानस साहब, यहाँ भगवत सिंह राजा थे। मानस साहब वो रात को निकलते थे, और रात को निकलते थे चेक करने के लिए प्रजाजन की सुविधा क्या है। मानस साहब आप जहाँ बैठे, वो सामने एक घर था। एक घर में बुढ़ी स्त्री रहती थी, परिवार में कोई नहीं था, वो अकेली थी, और मानस साहब पैसे पर्याप्त थे उनके पास। और ऐसा हुआ कि जैसे ही रात को निकलने वाले भगत सिंह ने इस घर को देखा, घर का दरवाजा बिल्कुल खुला पड़ा था। साथ में रहा हुआ आदमी उसको पूछा कि ये घर किसका है। मानस साहब बोल दिया, राजन, एक बुढ़ी का घर है, परिवार शांत हो चुका है, कोई नहीं, वो अकेली रहती है। और न पूछने पर भी उसने बताया पर्याप्त संपत्ति लेकर के बैठी है। रात को 12 बजे घर खुला पड़ा है। हाँ, घर खुला है। और भगत सिंह ने सोचा कि चलो अंदर जाए। अंदर गए। 80 साल की वृद्धा थी। रात को नींद ऐसे भी कम हो जाती है वृद्ध पुरुषों की, वो भी तो ऐसी थी। और अंदर गए, एक कमरा दूसरे कमरे के अंदर गए, तब वो बुढ़ी को देखा, जाग रही थी। छोटा सा दिया सा प्रकाश, और दिए के प्रकाश में वो पहचान की कि आने वाले मेरे घर में रात को 12 बजे कौन है। हाथ जोड़ दिया, राजन आपका स्वागत है, आधी रात को आप मेरे घर पे आए। मां, एक प्रश्न आपको पूछना चाहता हूं। मैं तो जा रहा था देखने के लिए, मगर मुझे समाचार मिले कि आप अकेली हो और पर्याप्त पैसा है, और ये आपके दरवाजे खुले हैं। आपके दरवाजे बंद नहीं कर सकते क्या घर के? रात को 12 बजे का समय, इतनी संपत्ति लेकर के बैठी है, तो कम से कम सुरक्षा के लिए दरवाजा तो बंद करना था। और सर संचालक जी, आपको मैं कहूँ, ये परंपरा देश में आप ला सको, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। उस बुढ़ी ने, जैसे ही राजा ने पूछा कि रात को 12 बजे के समय में कम से कम दरवाजा तो बंद करना था, और तब बुढ़ी ने इतना पूछा राजा को कि जरूर क्या है दरवाजा बंद करने की,
आपका दरवाजा यदि बंद होगा तो संपत्ति की सुरक्षा होगी। तब बुड्ढी ने राजा को सिर्फ इतना ही कहा, यदि सुरक्षा के लिए हमें दरवाजा बंद करना है तो तुझे हमने राजा क्यों बनाया है, तू किस लिए राजा बनाया। आंख में आंसू थे। भगवत सिंह को यह लगा कि ये मेरे पर विश्वास, ये प्रजाजनों का विश्वास, रात को 12 बजे दरवाजा खुला रख के सो जाओ मगर राजा की ताकत है 100% मेरी संपत्ति की सुरक्षा करेगा, ये प्रॉमिस था। भरोसा टूट रहा है। हाथ हम किन पर रखे वो लाख रुपए का प्रश्न है। आज मैं आपको पूछना चाहता हूं वेदना के साथ, आज जो भी सत्ता में बैठे, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक व्यक्ति का नाम लो, आपका बेटा पूछे मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, इस देश को जो चलाते, शिक्षा जिनके हाथ में, सारी चीज जिनके हाथ में है, आपको आपका ही खुद का बेटा पूछे कि पिताजी मुझे इतना बताओ, आज देश को चलाने वाले जितने लोग हैं इसमें किस पर मैं अंगुली रखूं, इनके जैसा बनूं, तो एक नाम आप नहीं ले सकते हो। एक नाम आप ये नहीं बोल सकते इनके जैसा बनना। हाँ, आप फोटो दिखा सकते हो। व्हाट आई वुड लाइक टू से, यू अंडरस्टूड, आप फोटो दिखा सकेंगे मगर वो फोटो पास्ट है, सब शांत हो गई, इनका नाम लेके क्या करेंगे। एट प्रेजेंट आप एक अंगुली करके भी कहो इनके जैसा दोस्त हो जाना, देश 100% बच जाएगा। जिस देश में एट प्रेजेंट में एक व्यक्ति हम आदर्श और आलम्बन नहीं दे सके, उस देश की गरिमा निश्चित तौर से कुछ न कुछ कम होती जा रही है। ये वेदना मुझे भी है और ये वेदना आपको भी है। मैं चाहता हूं हमारी पहचान संस्कारिता से हो। मैं कहीं भी जाऊं मेरी पहचान संस्कार से हो। साधु जीवन है मेरी विद्वता से लोग प्रभावित कितने टाइम हो गए, 1 घंटा 2 घंटा जैसे ही नहीं जी कहेंगे पता चलेगा संस्कार के नाम से कुछ नहीं है गुरु भगवान में, उसी दिन मुझे छोड़ के निकल जाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश की संस्कृति को बचाने में 100% मैं आपके साथ हूं, मगर आपसे पूछना चाहता हूं परिवार की संस्कृति संस्कार के लिए आपके पास क्या है। आप क्या प्रोविजन लेकर के बेटे, महाराज साहब मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी पुत्रवधु, मेरी पत्नी, मेरे माँ बाप, महाराज साहब कम से कम हिंदुस्तान में संस्कृति की प्रतिष्ठा में नहीं कर सकता हूं मगर मेरे परिवार में तो कम से कम संस्कारों की प्रतिष्ठा कर सकता हूं। आपसे मैं इतना ही कहूंगा, देश कभी बचा नहीं, देश को बचाने वाला समाज होता है, समाज को बचाने वाला परिवार होता है और परिवार को बचाने वाली एक व्यक्ति होती है। यदि व्यक्ति ही नहीं बची तो परिवार नहीं बचेगा, परिवार नहीं बचा तो समाज नहीं बचेगा, समाज नहीं बचेगा, देश 100% नहीं बचेगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस देश की 2 पहचान थी, कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान। हमने इस देश को जब भी पास्ट इतिहास देखा तब ये कृषि और ऋषि देश के खून के बूंद बूंद में थे। आज कृषि की हालत भी क्या और ऋषि तो सब आउट ऑफ डेट हो गए। एक जगह कोई ब्रिज बनाने की बात नहीं करना चाहता हूं, तो आज आपसे पूछना चाहता हूं, अमीरी वो हमारी पहचान नहीं, इस सभा में बैठने वाले को बोलने की छूट है। आप पहले इतना बताओ महाराज साहब, पूरे देश में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे नागपुर में, नागपुर की हर गली में संस्कारों की प्रतिष्ठा में नहीं कर सकता महाराज साहब, मेरी क्षमता भी नहीं, बट आई वुड लाइक टू टेक प्रॉमिस फ्रॉम यू। आप मुझे इतना बताओ, हमारे परिवार में महाराज साहब संस्कार की प्रतिष्ठा निश्चित तौर से हो चुकी है, 100%, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। आरसी लाहौटी मुझे मिले थे, सुप्रीम के एक्स चीफ जस्टिस। मैंने कल इनका भी दृष्टांत दिया था, आज फिर से मैं कुछ बात करना उनको लेकर के कहना चाहता हूं, महाराज साहब अभी जो भी देश में कानून सब बन रहे वो उस कानून 3 चीज पर अटैक कर रहे हैं। नंबर 1 परिवार व्यवस्था, नंबर 3 भारतीय महिला और नंबर 3 भारतीय संस्कृति। आप जो भी देखना है सब कुछ देख लेना, 3 चीज पर अटैक चल रहा है। एक भारतीय परिवार व्यवस्था, नंबर 2 भारतीय महिला जिनकी वो ताकत थी, जनरल डायर का खून करने वाला हुकम सिंह वो भाग रहा था जर्मनी से, खून करके निकल गया, रास्ते में उसकी एक लड़की ने पकड़ लिया। वो हाँ हो गई कि ये कहां भाग रहा है, कहां भाग रहा है, हाथ में रिवॉल्वर थी और लड़की ने हाथ पकड़ लिया जोर से। जनरल डायर का जिस रिवॉल्वर से खून किया था आज भी उसमें 2 बुलेट बची थी।
बड़ी मेहनत कर दी उसने कि लड़की का हाथ छोड़ा दे, मगर नहीं छोड़ा पाया, अरेस्ट हो गया, केस चला। और केस चलने के बाद जज ने सिर्फ इतना ही पूछा कि जब लड़की ने तुम्हारा हाथ पकड़ा तब तेरे पास जो थी रिवॉल्वर, उसमें 2 बुलेट तो और भी बची थी। तू चाहता तो वो लड़की का खून कर सकता था, मगर तूने कुछ नहीं किया। छुड़ाने का प्रयास पर्याप्त किया, मगर खत्म क्यों नहीं किया, वो जानना चाहता हूं। तब वो इतना ही कहा जज के सामने आंख मिला करके, आई एम फ्रॉम इंडिया। हमारी एक संस्कृति रही है, हम अपनी देश में भी परस्त्री के सामने देखते नहीं है, तो इसको मेरा जान में छोड़ सकता हूं, मगर परस्त्री के सामने देख नहीं सकता हूं। और इसके लिए मैंने बुलेट थी फिर भी नहीं चलाई। ये ताकत थी संस्कारों की। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देश बचेगा तब ही बचेगा, परिवार बचेगा तब। परिवार व्यवस्था धीरे धीरे खत्म हो रही है। लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल चुकी है। एक सुप्रीम ने सुझाव दे दिया, जजमेंट दे दिया कि डाइवोर्स जिसको भी लेना है इतना जितना हो सके उतना जल्दी दे दो, डिले मत करो। संबंध को बचाने का प्रयास नहीं, संबंध को खत्म करने का प्रयास। डाइवोर्स को जल्दी जल्दी निपटा, 1-1 साल तक केस चलता है, 2 महीने में खत्म करो। पति और पत्नी अलग होना चाहते हैं तो गे को कानूनी मान्यता मिल चुकी है, लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता मिल चुकी है। हम कहाँ हैं? हमारी परिवार व्यवस्था का आने वाले दिनों में हमारा क्या होगा, हमने कभी सोचा भी नहीं। ये फॉरेन की व्यवस्था हो सकती है जहां परिवार नहीं है, सिंगल लड़के। कल ही मुझे सुना महाराज साहब, पश्चिम के देशों की सबसे बड़ी समस्या है महाराज साहब, बिना शादी जो बच्चे पैदा हो रहे, समझ नहीं पाती गवर्नमेंट की इनका क्या करे। ये माहौल धीरे धीरे यहाँ लाने का प्रयास है। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, भारत का एक्स चीफ जस्टिस आरसी लाहोटी, इनका कहना है कि महाराज साहब परिवार व्यवस्था टूटने के बाद कोई बचने वाला नहीं है। मैं पूरे नागपुर की बात नहीं कर सकता हूं, आपको पूछना चाहता हूं, परिवार को संस्कार की विरासत देने का आपके पास समय कितना, आपके प्रयास कितना? यदि आप बोलना चाहते तो बोल सकते, मुझे आनंद आएगा। मैं एक बताऊं, एक स्कूल में इंस्पेक्शन आ रहा था, दिल्ली से कोई नेता आ रहे थे इंस्पेक्शन के लिए, और टीचर ने कहा कि देखो अपनी स्कूल में कल डोनेशन भी मिल सकता है ज्यादा, मगर नेता जो भी पूछे ना वो जवाब सही देना। तो लड़के लोगों ने बोल दिया कि क्या जवाब देना है आप बोलो ना। तो इतना ही कहा कि देखो वो सद आएंगे ना, वो पूछेंगे कि दूध और घी की नदियां कहाँ बहती थी, तो बोलना हिंदुस्तान में। नारी शीलवती कहाँ थी, तो बोलना हिंदुस्तान में। व्यापारी नीतिमान कहाँ था, तो बोलना हिंदुस्तान में। नेता प्रमाणिक कहाँ था, तो बोलना हिंदुस्तान में। पवित्रता की प्रतिष्ठा कहाँ थी, तो बोलना हिंदुस्तान में। एक दूसरे को सहयोग देने वाली व्यवस्था कहाँ थी, तो बोलना हिंदुस्तान में। लड़के लोग ने बराबर पक्का कर लिया, निश्चित यही जवाब देंगे। और दूसरे दिन नेता आए और नेता ने सब पूछा, वही प्रश्न, दूध और घी की नदियां कहाँ बहती? लड़का खड़ा हो गया, हिंदुस्तान में। नारी शीलवती कहाँ थी, तो बोल दिया हिंदुस्तान में। व्यापारी प्रमाणिक कहाँ था, बोलना हिंदुस्तान में। और सब ताली बजने लगी, नेताजी खुश, चेहरे पे मुस्कान। मगर देखा तो एक दुख हुआ उनको, एक लास्ट बेंच पे जो लड़का खड़ा था, वो लड़का बैठे बैठे रो रहा था। नेताजी को लगा ये लड़का रो रहा है, क्या कारण? पूरे हर क्लास में हर लड़के मजे में, मैं मजे में, और ये प्रश्न का क्या जवाब दिया? वो टीचर के सामने मुस्कान के साथ देख रहे, मगर ये लड़का रो रहा था। टीचर को पूछा वो लड़का क्यों रो रहा है? टीचर ने बोला मुझे भी मालूम नहीं, हो सकता है उसको घर में कोई दिक्कत हो, माता का कोई डांट पड़ी हो। नेता को लगा नहीं कुछ भी हो, मगर मुझे उनको ही पूछना है। और लड़के को नेताजी ने खड़ा किया, जो रोता था ना उसको खड़ा करके पूछा, दोस्त पूरा क्लास हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, इतना बढ़िया जवाब दे रहा है, तू रोता क्यों है? वो लड़के ने सिर्फ इतना ही कहा कि नेताजी मैं सिर्फ इसलिए रो रहा हूं कि जिस देश की यहाँ चर्चा होती है उस देश में मुझे ले जाओ, यहां नहीं रहना है मुझे। दूध और घी की नदियां यदि हिंदुस्तान में बहती है, आज खून बहता है। व्यापारी प्रमाणिक, पूरी गुंडागिरी चल रही है। नारी शीलवती,
एक मीराबाई को अवार्ड मिला। कभी मीडिया वाले ने सर्वे किया कि पवित्र स्त्री हिंदुस्तान में कौन होगी, उनको हम पकड़ेंगे। ये चल रहा है, सेक्सी स्त्री कौन सी होगी, पूरे हिंदुस्तान में सेक्सी स्त्री कौन है, उनका अवार्ड मिल रहा है। ये नारी शिलवती यहां नेताजी को बोलने का कुछ नहीं। 50 लड़के ने जो बोला था उनके सामने एक लड़के का ये जवाब नेताजी की हालत बिगाड़ दी। दूध और घी की नदियां, यहां पानी नहीं मिलता है। किस हिंदुस्तान की तुम चर्चा कर दो, होगा, मगर आज क्या है मेरे पास। मैं चाहता हूं इस सभा में बैठने वालों को, आपको उम्मीद है तो मैं भी उम्मीद के साथ प्रवचन निश्चित तौर से करता, मगर फिर भी हम जमीन से जुड़े आसमान की चर्चा भले ही करें, मगर एक बात बताऊं, इमारत कितनी भी बड़ी हो मगर भूमिनिष्ठ चाहिए। भूमिनिष्ठ चाहिए ना, आसमान में तो नहीं रहेगी। इनकी नींव तो भूमि रखनी पड़ेगी, भले तुम 100 मंजिल की बनाओ। इमारत कितनी भी बड़ी हो मगर भूमिनिष्ठ चाहिए। हमारी सोच कितनी भी बड़ी हो मगर वास्तविकता के स्तर पे चाहिए। यदि वही प्रैक्टिकली हम नहीं कर पाएंगे तो आसमान की चर्चा करके हम क्या करेंगे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, आने वाले 10 साल 15 साल के बाद इस देश को कोई विवेकानंद, कोई भगत सिंह, कोई झांसी की रानी मिलेगी, ऐसा आपको लगता है क्या? सिंसियरली मैं आपको पूछना चाहता हूं, ब्लेम नहीं करता हूं। आने वाले 5 साल 10 साल के बाद इस देश को कोई विवेकानंद, झांसी की रानी, मीराबाई, नरसिंह मेहता, एकनाथ, तुलसी कोई मिले, ऐसा लगता है आपको क्या? मैं कोई नेगेटिव अप्रोच की बात नहीं करता हूं। ये मत समझना कि महाराज साहब हताश हो गए, हताश नहीं। हताश होता तो आप सबके सामने बोलता नहीं, और आप भी तो बड़ी उम्मीद के साथ, मर्दानगी के साथ जा रहे हो। मैं हताशा की बात नहीं करता हूं, बट आई वुड लाइक टू नो, आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में एक तो कोई विवेकानंद पैदा होगा? अच्छा, आपके पॉजिटिव अप्रोच को बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, बराबर है, मगर एक बात मैं कहना चाहता हूं, होगा तो इनके लिए आपको ग्राउंड भी तो तैयार करना पड़ेगा। ऐसे सीधा आसमान से नहीं आएगा विवेकानंद। आपको मालूम है क्या हुआ था? मैंने एक दिन इसी जगह प्रवचन में बताया था, सर्वधर्म परिषद में विवेकानंद जाके आए, वापिस आए, तब मैंने यहाँ बताया था। फिर भी आज सब बैठे, इसलिए मैं रिपीट करना चाहता हूँ एग्जाम्पल। विवेकानंद जब आए, गए तब तो अलग थे, आए तब उनके सर पे जो भी था वो पगड़ी, ये भगवे कपड़े, मगर एक पत्रकार ने देख लिया कि इनके पैर में जो बूट थे वो बूट अमेरिका के थे। ये देखने की दृष्टि होती है ना, और वो मीडिया वाले ने पकड़ लिया। बहुत प्रशंसा पश्चिम के, पूर्व के कल्चर की, और विवेकानंद को पूछा कि आपने वहां क्या किया, और उसने बोला मैंने जम के हिंदुस्तान की कल्चर की प्रतिष्ठा की, वहां प्रतिष्ठा स्थापित कर दी। और पूछने वाले ने इतना पूछ लिया कि आपको यदि इतना पावरफुल लगता है भारत, तो एक बात मैं हम जानना चाहते, आप गए तब आपके पैर में जो था वो आज आए तब तो आपके पैर में ये अमेरिका का बूट है। बाकी सब कुछ तो ठीक है, मगर पैर में अमेरिका का बूट पहन के आए तो लगता है आपको भी उनके कल्चर की असर हो गई। तब विवेकानंद ने इतना ही कहा कि देखो, जब मैं गया तब पहली बार अमेरिका गया था, मुझे पता भी नहीं था वहाँ का कल्चर, भारत का कल्चर का मुझे अनुभव भी था, वहाँ का कल्चर का मैंने पहली बार देखा, और पूरे के पूरे कल्चर को देख करके मुझे लगा कि हिंदुस्तान का कल्चर सर पे रहने जैसा है और अमेरिका का कल्चर पैर पे रहने जैसा। ये ताकत, यदि आप चाहते हो कि आने वाले दिनों में इस देश को विवेकानंद मिलेगा तो ग्राउंड आपको तैयार करना पड़ेगा। और आज यदि आपको लगता है, मुझे तो बहुत कम विश्वास बैठता है कि आने वाले, क्योंकि एक गुलाब के पौधे को पैदा होने के लिए भी एक ग्राउंड चाहिए, ऐसे ही कोई नहीं आ जाता है। हमारे पास ग्राउंड क्या है? हमारे मीडिया में, हम टीवी में जो सीरियल देख रहे हैं, मैं आपको पूछना चाहता हूं, और एक बात बताऊं, आग लगे वहां बाकी सब भाग जाए बराबर है, मगर फायर ब्रिगेड वाले को तो सामने से पहुंचना पड़ेगा। आग लगे दो विकल्प है, वहां रहने वाले भाग जाएंगे, मगर जो दूर बैठा वो वहां के क्या करेगा? वो आग को बुझा देगा। मैं इस संस्था को फायर ब्रिगेड कहता हूं।
पूरे हिंदुस्तान में कल्चर की जहां भी आग लगती है आपको पहुंचना ही पड़ेगा और आपको इनको बुझाना पड़ेगा। मगर एक बात पहले कहना चाहता हूं, सच बोलो, इस मेरी उपस्थिति में गाली गलौज तुम नहीं करते हो निखिल भाई? नहीं? हाँ बोलो या ना बोलो? तो सीधा बोलो ना, इनमें क्या दिक्कत है? कभी कभी क्या होता है, तुम मौन हो जाते हो तो समझ में नहीं आता है, नहीं बोलते हो ना। अभी आज की जो जनरेशन है वो जनरेशन को संभालना बहुत मुश्किल है, जो अभी एडवांस आ रही ना। सच बताऊं, मुझे 2 दिन के पहले किसी ने बताया, हमारा सब अभी बच्चे पैदा नहीं होते, सब बाप ही पैदा होते। समझे नहीं तुम? वो बचपन कहां दिखता है हमारा साहब? वो बचपन कहां? जो पिल्ले के पीछे पागल बनता था, माँ उनको दूध देती थी, वो पिल्ले को पिला देता था, वो माँ के सामने झूठ बोलता था, माँ बोलती दूध पिया, पिल्ले को पिलाने के बाद वो बोलता था मम्मी मैंने पी लिया। माँ को भी पता है वो पिल्ले को दे दिया। बचपन कहां है? कहां है ये निर्दोषता, ये पवित्रता, ये मजाक का भाव? सब खलास। 2.5 साल की उम्र से बच्चे को केजी में रखने वाले माँ बाप तैयार हो चुके, और अभी तो पेट में बच्चा हो तब से बुकिंग हो रहा है। ये हाँ हाँ, ये निर्दोषता है, बची ही नहीं। करीबन करीबन बचपन खत्म हो रहा है। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, मेरी उपस्थिति में निखिल भाई गाली बोलेंगे क्यों? नहीं, एक छोटा सा प्रश्न, इसमें बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्या माने? आप बोलो कि माना साहब आपकी वर्दी ऐसी है ना, वर्दी समझे ना? क्या ड्रेस नहीं, ड्रेस नहीं हो सकता है। आप पुलिस के बीच में खड़े हो बाजू में और फिर कर नहीं सकते ना? बताओ ये क्या ताकत है? वर्दी की ताकत। तो मैं एक बात बताऊं, पुलिस की उपस्थिति में यदि सामने वाला कोई अपराध नहीं कर सकता तो पुलिस खुद तो निश्चित अपराध नहीं कर सकता है। जो मैं कहना चाहता हूं वो समझ के बोलता हूं। पुलिस की उपस्थिति में इस वर्दी को देख करके कोई डाकू तूफान नहीं करता है, क्योंकि उनको मालूम है वो है, तो खुद वर्दी वाला तो तूफान नहीं करेगा। मेरी वर्दी को देख करके तुम यदि गाली नहीं बोल सकते तो मैं खुद तो गाली निश्चित तौर से नहीं बोल सकता हूं। तो मैं आरएसएस की संस्था को कहता हूं, आप सब वर्दी वाले हो, आपको देख करके हिंदुस्तान का कोई आदमी गद्दार नहीं बन सकता है, आपको भी निश्चित तौर से वफादार है। ये ताकत। आज मैं कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आप मुझे इतना प्रॉमिस दे दो मानस साहब, परिवार में संस्कार की प्रतिष्ठा निश्चित करके ही रहेंगे। परिवार यदि संस्कार भ्रष्ट हो चुका तो मैं बताऊं, एक लड़का विले पार्ला में बंबई में, क्या तुम समझ सकते हो? लड़का जैसे ही विले पार्ला की कॉलेज में दाखिल हुआ तो उस प्रिंसिपल को और प्रोफेसर को मिला। सर एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या कमाल की बात, इस देश को आप जो बोलते हो ना आने वाले दिनों में विवेकानंद पैदा हो सकता है, ऐसे लड़के को देख करके उम्मीद जगती है कि शायद विवेकानंद पैदा हो सकता है। प्रिंसिपल के पास लड़के ने समय मांगा, प्रिंसिपल ने बोला ऐसे मेरे पास समय नहीं है सर, 5 मिनट भी आपको मुझे समय देना है, मैं पहली बार कॉलेज में आ रहा हूं, संपन्न परिवार से हूं, वो नहीं कहूंगा, मगर संस्कारी परिवार से हूं। इस सभा में बैठने वाले को पूछना चाहता, सच बोलो आप क्या चाहते हो, परिवार संपन्न हो कि परिवार संस्कारी हो? बोलने में तो क्या दिक्कत है? क्या हुआ? सच बोलो, संस्कारिता और संपन्नता दोनों की चॉइस एक साथ आवे कि दो में से एक चॉइस कर लो तो फिर क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपको मालूम है, टीचर को लड़का जवाब देता है ना, वो किताब का देता है, खुद का नहीं देता है। नहीं समझे तुम? हाँ, ये जब चैलेंज आ जाएगी ना तब पता चलेगा कि हमारा डायवर्जन कहाँ होता है। एक संपन्नता, एक संस्कारिता, इस देश ने संपन्नता को ठुकराई, ये संपन्न संस्कारिता मिलती थी तो। और ये लड़का जाकर के प्रिंसिपल को मिला, बड़ी मुश्किल के साथ प्रिंसिपल ने उसको 5 मिनट का समय दिया। यू कैन बिलीव इट, वो लड़का मुझे मिला था। महाराज साहब
क्या मैं धन्य हो गया। प्रिंसिपल ने मेरी पीठ थपथपाई, आंख में आंसू आ गए। मेरी कॉलेज में मैं 10 साल से प्रिंसिपल की पोस्ट पे हूं, आज तक ऐसा कोई लड़का नहीं आया। जैसे ही वो लड़के को प्रिंसिपल ने पूछा कि बोल तू किस लिए आया है, लड़के ने प्रिंसिपल को सिर्फ इतना ही कहा, सर मेरी मम्मी को मैं कॉलेज में जब आया ना पहले दिन, आज दूसरा दिन है, कल आपने मुझे समय नहीं दिया, आज दिया, मगर मैं आपको बताऊं मेरी मम्मी ने मैंने प्रॉमिस दिया है कि तूने मुझे जो संस्कार दिए वो संस्कार के खिलाफ कुछ नहीं करूंगा, मगर एक प्रॉमिस मैंने खास दी है, मेरा जीवन जितना बेदाग है और पवित्र है शील और सदाचार से। सर एक बात बताऊं, मैंने मेरी मम्मी को प्रॉमिस दिया है कि जितने साल कॉलेज में रहूंगा इतने साल ये शील सदाचार को सुरक्षित रखूंगा। आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, मेरी मम्मी को मैंने प्रॉमिस दिया है, वो प्रॉमिस को सही बनाने में आप मुझे कोऑपरेट करना, आप हमेशा सहयोग देते रहना। एक लड़का प्रिंसिपल से ये मांग रहा है, ऐसे लड़के से मैं भी पॉसिबल कर विवेकानंद पैदा हो सकता है। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके पास 3 चीज में देना चाहता हूं। आपके बेटे को अमीर बनाने का मन हो, उसको इतना बोलना, नीतिमत्ता के साथ अमीरी प्राप्त करना, सीधी अमीरी नहीं चाहिए। इस देश की सबसे बड़ी पहचान अमीरी नहीं थी, संस्कारिता था। वो संस्कार, वो नीतिमत्ता का संस्कार था। ट्रैक छोड़ करके ये बात करने की जरूर नहीं है, बेटा करोड़पति बनना है तो बन जाना, मगर एक काम निश्चित तौर से करना, नीतिमत्ता को छोड़ करके कभी अमीर बनने की गलती मत करना। नंबर 2, आपके बेटे को डॉक्टर बनाओ, सीए बनाओ, इंजीनियर बनाओ, जो भी बनाओ, कैरियर में उनको कितना भी आगे ले जाओ, एक बात उनको करना, बेटा कैरेक्टर सबसे पहले बचाना, फिर कैरियर के क्षेत्र में आगे जाना। अमीरी चाहिए नीतिमत्ता के साथ, तो शिक्षा चाहिए पवित्रता के साथ। आज आपको पूछना चाहता हूं, ऑल ओवर जो भी शिक्षा चल रही है वो शिक्षा में कैरेक्टर की बात कहां है? दिल्ली यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर लड़की अमृता धवन मुझे मिली थी दिल्ली में, और उसने कहा मानस साहब आप ये बात बताते हो, हमारे वहाँ मानस साहब कैरेक्टर मॉरल कल्चर की बात करने वाला 1 नंबर का ऑर्थोडॉक्स माना जाता है। हम मानस साहब आज एक बताऊं, मूल्य का ह्रास नहीं हुआ है, मूल्य की डेफिनेशन बदल चुकी है। जो मैं कहना चाहता हूँ समझे, मूल्य ह्रास नहीं, मूल्य की डेफिनेशन बदल चुकी है। आज बहुत पवित्र रहने वाला ऑर्थोडॉक्स माना जाता है। मानस साहब आप किस जमाने की बात करते हो? मैं आपको पूछना चाहता हूं, आपके बेटे को आपने ये संस्कार देने का किया होगा, फिर भी मैं आपसे सुनना चाहता हूं कि आपके बेटे को आपने सिर्फ इतना ही कहा है कि बेटा कैरियर निश्चित तौर से बनाना, मगर कैरेक्टर को संभाल के कैरियर बनाना, ये बात आप ठोस रूप से बेटे को कहते हो पक्का? और एक बात बताऊं, कैरेक्टर की प्राइस है, कैरेक्टर की वैल्यू है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड कैरियर। कैरियर की प्राइस हो सकती है मगर वैल्यू तो कैरेक्टर का ही होता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, आप जिस संसार में चलते हो उसमें आपको प्राइस आंख के सामने या वैल्यू आंखों के सामने? वैल्यू माने व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यू? वैल्यू क्या? What is the meaning of value or what is the meaning of price? What is the difference between price and value? Hmm? Okay, but what is the difference between price and value? क्या फर्क क्या है? एक सामने तुम लेने के लिए कि एक चाबी बोलता है, वो चाबी बोलता है कि 50 रुपए की चाबी है, ये प्राइस है कि वैल्यू है? तो व्हाट इज द डिफरेंस? मैं ये कहना चाहता हूं कि कैरियर वो प्राइस है और कैरेक्टर वो वैल्यू है, तो आपको समझना चाहिए कि व्हाट इज द डिफरेंस। अरे मैं मैट्रिक पास हूं, तुम सब पढ़े लिखे हो। कैरेक्टर इंसान का और प्राइस किसका? पशु का। ये नहीं बोलो ना, क्या है? और अमूल्य माने आपको कुछ बताना पड़ेगा, वो सामने वाले को प्राइस नंबर 2 पे चली जाए, वैल्यू नंबर 1 पे आ जाए, वो बोलो ना।
पैसे से नहीं मिलती है वो वैल्यू, दैट्स ऑल। मगर फिर भी मैं और थोड़ा क्लैरिफिकेशन एक बार बताऊं, आपके घर में एक बॉक्स था जिसमें लाखों रुपए के गहने थे, उनके ताला लग गया और चाबी गुम हो गई, और एक चाबी को ढूंढने के लिए मे बी पॉसिबल आप पेपर में ऐड देते हो 10,000 रुपए की, चाबी की कीमत 10 रुपया थी, मगर फिर भी तुम पेपर में ऐड दे सकते हो कि एक चाबी गुम हो गई, किसको मिले तो हमें चाहिए। क्या है बताऊं आपको, 2 ही मिनट में समझ में आ जाए वो बताऊं। 10 रुपया वो चाबी की प्राइस है, और वो चाबी ताला पे लगाने के बाद जो खुल जाए और मिल जाए उनका नाम वैल्यू है। लाखों का गहना मिल सकता है, माने वैल्यू का अर्थ है उनकी ताकत। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, आप रास्ते पे जा रहे हो और एक होर्डिंग लगा है, बिल्कुल वल्गर होर्डिंग लगा है, होर्डिंग की प्राइस क्या है, 50 रुपया, 100 रुपया, 200 रुपया, ज्यादा नहीं, 200 रुपया में एक होर्डिंग बन चुका है जिसमें बिल्कुल विपद सदृश लगे, यह है प्राइस। बट व्हाट इज द वैल्यू? आपने 10 साल तक पवित्रता बनाई रखी है, मगर यह पोस्टर के सामने आंख लगा करके देखते हो, अंदर बिल्कुल पवित्रता की अर्थी निकल जाती है, यह है वैल्यू। आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? प्राइस माने तो ठीक है, उनकी कोई कीमत नहीं है, मगर कीमत जो भी है वो वैल्यू की है। ताकत, जिसको हम ताकत बोलते हैं, 10 रुपया की चाबी के लिए 1000 रुपया की ऐड देने की जरूरत क्यों थी? आपको मालूम है महाराज साहब, प्राइस 10 रुपया है, मगर सही जगह पे इनको लगा देने में हमें लाखों का जवेरात मिल सकता है, ये वैल्यू। एक बात बताऊं, परमात्मा की मूर्ति मंदिर में क्या है, एक जयपुर के कारीगर को बुलाओ, बोलेगा 10,000, 20,000, 25,000, 50,000, वो ही बोलेगा ना। ये परमात्मा की प्रतिमा को बनाने के लिए वो बोलेगा 50,000 रुपया लगेगा, दिस इज प्राइस। मगर इस परमात्मा की प्रतिमा का दर्शन करते करते आप खुद परमात्मा स्वरूप बन जाए, वो है वैल्यू। इस देश ने कभी प्राइस को टॉप प्रायोरिटी नहीं दी, देश ने जब भी प्रायोरिटी दी तब वैल्यू को दी है, वैल्यू को। और यही वैल्यू को लेकर के आज वो हो रहा है, हर चीज की प्राइस है, वैल्यू की कोई सोचता ही नहीं। क्या होगा एक बताऊं, ये मोबाइल की प्राइस क्या और वैल्यू क्या है, तुम समझ सकते हो ना, व्हाट इज द वैल्यू। क्या किया, पूरे कल्चर को खलास कर दिया, ऐसे लोगों के हाथ में तुमने दे दिया। मैं बोलता हूं ड्राइविंग लाइसेंस नशे वाले को तुम नहीं देते हो, नशा करने वाले को बोलते हो गाड़ी तुझे नहीं चलाना क्योंकि मे भी पॉसिबल एक्सीडेंट हो जाए, नशा करने वाले को हम ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दे रहे। और जिन जिन बच्चे के हाथ में मोबाइल माँ बाप ने दे दिए, समाज ने दे दिया, आज मुंबई का वो माहौल बन चुका है। 4 साल का लड़का जिनकी बर्थडे आ रही है उनको प्रेजेंट में मोबाइल दे रहे हैं, 4 साल के बच्चे को। ये मोबाइल की प्राइस क्या है, 20, 25, 50,000 रुपया, और क्या वैल्यू? नो एडल्ट, नो मैच्योरिटी। जिन बच्चे के हाथ में मोबाइल आ रहे हैं वो एडल्ट भी नहीं है, मैच्योर भी नहीं है, वो सब कुछ उनको दे दो। एक बात बताऊं, हमारे देश के पास एक उत्तम व्यवस्था थी, सभी को समान देना वो व्यवस्था नहीं थी, सभी को उचित देना वो व्यवस्था थी। आप समझे मैं क्या कहना चाहूं? सभी को समान देना वो व्यवस्था नहीं थी, मगर सभी को उचित देना वो व्यवस्था थी। एक घर में कमजोर बेटा है, 5 बेटे का बाप है, और एक बेटा बिल्कुल कमजोर है, तो बाप यदि विरासत का हिस्सा बांटेगा, मान लो कि 1 करोड़ का बंटवारा करना है, बाप सभी को 20-20 लाख नहीं देगा, क्योंकि एक बच्चा बिल्कुल कमजोर है, मेंटल रिटायर है, तो वो क्या करेगा, बड़े बच्चे को 40 लाख दे देगा, और वो बोलेगा इस छोटे बच्चे को जिम्मेदारी संभालने की जिम्मेदारी तेरी रहेगी, उनको समान नहीं दूंगा। तो क्या है, ये इस देश की अच्छी व्यवस्था थी, सबको समान मानना, मगर देना है तब उचित देना, सब कुछ नहीं देना। यहाँ तो जिस व्यवस्था अभी चल रही है वो व्यवस्था में पढ़ा लिखा सज्जन आदमी के वोट की कीमत भी एक ही है, और डाकू और बदमाश के वोट की कीमत भी वो ही है जो पढ़े लिखे की है, कोई फर्क नहीं। फिर से मैं कहूं, रिपीट करना चाहता हूं, प्रवचन के बिगिनिंग में मैंने जो कहा वो मेरा रिलेशन परमात्मा से है। मैंने प्रॉमिस मेरे गुरुदेव को दिए और पूरी सोसाइटी को मेरे पे ट्रस्ट है, और जिस दिन मेरे पे तुम्हारा ट्रस्ट खत्म हो जाएगा, महाराज साहब आप और ऐसे करते हो, आप और ऐसे, आज क्या हुआ है, करीबन 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 पॉलिटिशियन से हमारा ट्रस्ट धीरे 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 खत्म होते जा रहा है। क्यों? जिस दिन वो सौगन विधि लेते थे, वो दिन क्या देते निखिल भाई मानी, मैं प्रॉमिस। सौगन विधि क्या है, शपथ विधि क्या है, प्रॉमिस है ना। इस देश को मैं वफादार रहूंगा, जो भी होगा, यू आर गिविंग प्रॉमिस टू कंट्री। और ये पूरे प्रजाजनों को आप पर ट्रस्ट है कि आपने जो प्रॉमिस किया उनको सही ढंग से पालन करेंगे। आज ट्रस्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है,
और मैं एक बात बताना चाहता हूं, मंदी की वही डेफिनेशन है, जब विश्वास खत्म होता है तब मंदी। रात को 12 बजे भी, रात को 12 बजे एक आदमी कहीं 10 लाख रुपया लेने के लिए गया, किसी दुकान पे गया तो उसने बोला मुझे 10 लाख रुपया चाहिए, सीधा 10 लाख। वो उनका चेहरा देख के पूछने लगा, भाई कमाल, मैंने आपको पहली बार देखा और सीधा 10 लाख मांग रहे हो। उसने बोला मुझे चाहिए, चाहिए बराबर है, मगर वो बोलने वाले ने, वो सेठ ने, उसने पूछ दिया कि तू 10 लाख चाहता है, मगर एक बात बताऊं, मैं तुझे पहचानता नहीं हूं। उसने सीधा व्यापारी को बोल दिया, जो पहचानते वो भी नहीं देते, तुम भी नहीं देते, तो जाऊं तो कहां जाऊं? जो मुझे पहचानते वो भी तो नहीं दे रहे, समझे आप? मेरे पे यदि ट्रस्ट नहीं होता, आप मेरे सामने नहीं बैठते होते गारंटी के साथ। ये नमस्कार क्यों करते हो? मैं नमस्कार के योग्य हूं, मैं मानता नहीं, मेरी कोई मोनोपोली नहीं है। आपकी श्रद्धा मुझे नमस्कार देती है, मैं नमस्करणीय हूं। मैं खुद अपने आप को नहीं मानता हूं इतनी हाइट पे कि मैं इतना बड़ा हो चुका कि लाखों लोग मुझे नमस्कार करें। मुझे मालूम है कि वेयर आई एम। मगर आप जब नमस्कार करते हो तो मुझे मालूम है कि आप मुझे नमस्कार नहीं करते हो, आप ट्रस्ट को नमस्कार करते हो। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? आपको एक भरोसा है, संत है, संत की दो ही कंडीशन, संत दो ही, संत के पास आने वाला या तो संत बन जाता है या शांति का अनुभव करता है, दूसरी कोई कंडीशन नहीं। और ये आप जब नमस्कार करते हो तब मुझे नमस्कार नहीं है, आपकी श्रद्धा को नमस्कार है, आप विश्वास को नमस्कार कर रहे हो। हमने जिन लोगों को सत्ता पे बिठाया उनको नमस्कार नहीं, उनके कोई पर्सनालिटी टॉप थी इसलिए नमस्कार नहीं करते। हमने ट्रस्ट रखा कि निश्चित तौर से देश को आगे ला जाने वाले का काम यही लोग करेंगे, और भगवान करे आज वो ट्रस्ट धीरे धीरे इतना खत्म हो रहा है कि कहीं अंगुली रखने का मन नहीं होता है, कहां रखो। और एक उम्मीद लगती है इस संस्था पे, पूरे देश को समर्पित होकर के। मैं कई कार्यकरों को दिल्ली में भी मिला तो उनको देख करके मैंने पहली बार इतने नजदीक से उन लोगों को देखा। हमारा साहब करीबन हमारे पास 5000 कार्यकर की ऐसी फौज है जो एक साल में 2 या 3 बार परिवार के साथ मिलते होंगे, जिनकी पर ब्रह्मचर्य का पालन और देश को समर्पित ऐसी संस्था को लाख लाख धन्यवाद है। मगर एक बात, देश को बचाना, इसके लिए सबसे परिवार को ही बचाना पड़ेगा। ये विनोबा, ये गांधी जी, विनोबा का मैंने चरित्र पढ़ा था, क्या संस्कार परिवार से मिलते हैं। विनोबा के घर में काम करने वाला आदमी, उसने कबाट में से गुड़ चुरा लिया, गुड़, और विनोबा ने देख लिया। मन में वही भाव, पिताजी ने संस्कार क्या दिए होंगे। और वो पिताजी के पास वो आदमी को लेके आया, पिताजी अपने घर में काम करने वाला इस नौकर ने गुड़ चुरा लिया। उस नौकर के सामने पिताजी बोलते, विनू हम ऐसे नहीं बोल सकते। क्या नहीं बोल सकते? मैंने मेरी आंखों के सामने उसको गुड़ चुराते हुए देखा। आप बोलते हम बोल नहीं सकते चोरी किया। विनू चोरी किया ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? मगर तब पिताजी ने कहा, विनू एक बात बताऊं, तुझे बोलना था तो शब्द प्रयोग थोड़ा गलत किया तूने, मुझे उम्मीद नहीं थी तेरे से। मैंने तुझे संस्कार दिए, तेरी माता ने जो संस्कार दिए वो संस्कार को यदि आगे ले जाना है तो ऐसा शब्द प्रयोग कभी मत करना। तो विनोबा ने लिखा है, मेरी आंख में आंसू आ गए जब पिताजी ने मुझे कहा, पिताजी अपने घर में चोरी करने वाला एक नौकर मेरे आंखों के सामने मैं देख रहा हूं चोरी कर रहा है, और आप बोलते कि ऐसा नहीं कहना चाहिए कि वो चोर है। तो कहना तो क्या कहना। पिताजी ने इतना ही कहा कि विनू सिर्फ इतना ही कहना था कि पिताजी इस आदमी ने परिवार में से किसी को पूछे बिना गुड़ खाया है, चोर नहीं है। इतना ही जरूर था कि उसको गुड़ खाना था तो परिवार के तेरी माँ को या मुझे पूछ के खाना था, चोर नहीं है। हम चोर नहीं बोलेंगे, सिर्फ इतना ही कहेंगे कि इनको खाने के पहले पूछ लेना था। अपने ही घर में जो 24 घंटा रहता है उसको गुड़ खाने का राइट तो है ही, मगर जितना राइट तुझे इतना शायद न भी हो तो कम से कम पूछ के खाया होता। आज बोला सो बोला, अब जिंदगी में कभी चोर मत बोलना। ये विनोबा पैदा होने के लिए ऐसे बाप चाहिए। हमारे वहां एक नीति वाक्य में सूत्र लिखा है कि किसी भी
आपके बेटे के लिए कोई पुत्र वधू ढूंढने के लिए निकलते हो तब एक कंडीशन रखी है कि कभी बेटे के लिए लड़की चाहिए, अच्छी लड़की कभी पसंद मत करना। हम भी तो हैरान हो जाते, मैंने जब पहली बार पढ़ा तो मैं भी हैरान हो गया कि ये कहने का मामला क्या है। तब ये लिखा था कि कभी लड़की अच्छी है वो चेक मत करना, मगर अच्छी माँ की लड़की पसंद करना। माँ अच्छी होगी तो लड़की निश्चित अच्छी होगी। क्या था? मैं भगवान को निश्चित वफादार हूं। हजारों लोगों के बीच में जब मैंने ये लिया था संयम, तब प्रॉमिस दिया था, वो मुझे आज आंखों के सामने है। भले 46 ईयर्स हुए, मगर वो दृश्य मेरे आंखों के सामने कि गुरुदेव जिस भरोसों को लेकर के आप मुझे साधु जी में प्रवेश करा रहे हो, आई एम गिविंग यू प्रॉमिस, आप जो भी बोलेंगे, जैसा बोलेंगे वैसा ही करूंगा। और इस समाज ने, मुझे नहीं याद आता है कि समाज का मेरे प्रति भरोसा टूट जाए, ऐसा कोई काम मैंने किया हो। ये ताकत तो मैं आपसे इतनी उम्मीद रखता हूं। आज आप बड़े प्रेम से आए हो। सर संचालक जी से मेरा पुराना नाता है, आपके जो विचार सुने, विचित्र परिस्थिति में भी अप्रभावित रहने की जो क्षमता देखी, हम प्रभावित हो जाते हैं। बैलेंस ऑफ माइंड हमारा चूक जाता है। ऐसी स्थिति में वे अप्रभावित रह करके देश की विरासत पुरानी और वर्तमान कैसे उनका ट्यूनिंग बन सके। मैं एक राय देना चाहता हूं, कई जगह प्रवचन में भी बोलता हूं, आज भी वो दृष्टांत मुझे उचित लगता है इसलिए बोलना चाहता हूं। तालाब के पास गाय गई, जंगल की गाय तालाब के पास प्यासी थी, पानी पीने के लिए चली गई। और जैसे ही पानी पीने का प्रयास उसने शुरू किया, मुंह डाला तालाब के पानी में, सामने से वाघ आ रहा था। ए, क्या कर रही है? गाय ने बोला, मैं तालाब में पानी पी रही हूं, मालूम नहीं मैं जंगल में हूं, ताकत वाला में हूं। गाय ने बोल दिया, ताकत वाले आप होगे, कोई विरोध नहीं, मगर सबसे पहली मैं आई हूं। भले तू पहली आई, मगर ताकत मेरी है, खत्म कर दूंगा। गाय भी जंगल की थी, उसने बोला ये खत्म बत्म करने की बात छोड़ दो, मैं भी लड़ने के लिए तैयार हूं। गाय भी आ गई वाघ के सामने, तालाब ऐसे ही रहा, गाय यहां और वाघ वहां। और फास्ट बॉलिंग वाले को स्टार्ट लेना पड़ता है, समझे नहीं तुम? स्पिन वाले को वो स्टार्ट नहीं, वो यहां से बॉलिंग कर देता है, मगर फास्ट क्षमा वाले को कोई स्टार्ट नहीं लेना पड़ता है, क्रोध वाले को बहुत स्टार्ट लेना पड़ता है। और ये स्टार्ट लेने के लिए क्या, स्टार्ट आगे तो नहीं लिया जाता है, क्रीज के बाहर निकल जाएगा, जाना तो कहां पड़ेगा, पीछे। गाय भी पीछे और वाघ वहां पीछे, और दोनों ने स्टार्ट इतना जोर से लिया, आए इतने तेज गति से, और जैसे ही तेज गति से ऐसे क्या हुआ, नजदीक आया, वाघ तो रेडी था, गाय के पैर थोड़े ढीले हो गए, वाघ के नजदीक आई। नजदीक आके वाघ को इतना ही कहा, एक बात कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं? वाघ भी तो पागल था, उसने बोला अभी कॉम्प्रोमाइज क्यों, हार गई, डर लग गया मरने का। उसने बोला मरने का डर नहीं, 1 मिनट में तुझे मैं खत्म कर सकती हूँ, ये गाय की बात, फिर कॉम्प्रोमाइज क्यों? इसलिए कॉम्प्रोमाइज की मैं स्टार्ट लेती थी ना, अचानक मेरी नजर आसमान में चली गई, और आसमान में मैंने गीत को उड़ते देखा। वो देखने के बाद पता लग गया कि गीत को पता है 2 में से 1 तो मरेगी, हमारी पिकनिक हो जाएगी। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि गाय भाग को बोलती है, गाय एक काम करे, हम कॉम्प्रोमाइज कर ले, हम दोनों में जो भी होगा सोगा, मगर गीत को तो रवाना कर दे। और वाघ और गाय ने कॉम्प्रोमाइज किया। गाय ने बोला पानी मैं यहां से पीऊंगी, वाघ ने बोला पानी मैं यहां से पीऊंगी। और इन दोनों के कॉम्प्रोमाइज को गीत ने क्या किया होगा, सब गीत दुखी होके चले गए। हम तो समझते जाए पिकनिक होगा, मगर इन दोनों ने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। मैं चाहता हूं इस देश को खत्म करने वाले बहुत गीत आसमान में उड़ रहे हैं, हम भी तो कहीं कॉम्प्रोमाइज के रास्ते पे जाएंगे। हम ये कहेंगे जो भी करना है वो करेंगे, मगर गीत को तो सफल निश्चित तौर से नहीं बनने देंगे।
उन लोगों को पता है 2 के झगड़े में कोई तो मरेगा, हमारी पिकनिक हो जाएगी, हम इनको बोलेंगे तुम निकल जाओ, वी शैल अंडरस्टैंड। आपके बेटे को सिर्फ इतना ही बोलना, बेटा अमीर बनना है तो नीति से बनना, शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाना तो कैरेक्टर को टॉप प्रायोरिटी देना, और सत्ता में यदि जाने का मन भी हो तो जिम्मेदारी निभा के रहना। एक जिम्मेदारी है, सत्ता पे जाने वाले के पास एक जिम्मेदारी होती है कि इस पब्लिक को मुझे कैसे मेंटेन करना, ये 3 चीज देना। इस देश की विरासत अमीरी नहीं थी, नीतिमत्ता थी। इस देश की विरासत शिक्षा नहीं थी। नालंदा विद्यापीठ क्या था? शिक्षा का केंद्र नहीं था, संस्कार का केंद्र था। इस देश ने नालंदा विद्यापीठ जगत को दी, वो संस्कारी लड़के दिए, तो शिक्षा में संस्कार का प्रवेश हो, सत्ता में जिम्मेदारी का ख्याल हो, अमीरी में नीतिमत्ता का ख्याल हो। ये संस्कार की विरासत में 2 ही बात रिपीट करके प्रवचन को विराम दे देता हूं। परिवार के लिए संस्कार बहुत श्रेष्ठ भूमिका, और देश की संस्कृति, हम संस्कार को भी संभाल लेंगे और संस्कृति की भी रक्षा करेंगे। यदि इतना हमारे पास आ जाए तो मैं निश्चित तौर से कहूंगा इस देश को आने वाले दिनों में